मैं प्रकाश सर से शुरू करता हूँ उस नाते कि जरा देख लिया जाए कि सत्ता के गलियारे में क्या चल रहा है मीडिया की नजर में, तो उसको भी एक बार वो करके फिर मैं शशि सर आपके पास आता हूँ, नागेश सर आपके पास आता हूँ। प्रकाश सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का विवाद, उधर शरद पवार और अजीत पवार की नजदीकी, साथ में टाइमिंग भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब भी ये देखा जाता है कि शरद पवार और अजीत पवार से नजदीकी बढ़ रही है, उनकी मुलाकातें शुरू होती हैं, तुरंत ही अजीत पवार पर किसी न किसी तरीके का हमला शुरू हो जाता है। क्या ये डर है, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस तरीके का माहौल बने और शरद पवार अजीत पवार नजदीक आए और अजीत पवार जो है, अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे जो है वो आपस में लड़े और कोई एक पार्टी गठबंधन छोड़ दे? क्या माहौल बनाने की कोशिश चल रही है? क्या सरकार वहां पे ये जो खींचतान है, उस खींचतान के बीच में सरकार कैसे चल रही है? राम भाई देखिए, ऐसा है, जो भी शरद पवार के फैमिली को जानता है वो तो सिर्फ इतने ही बोलेंगे कि देखिए ये एक इनका फेविकॉल का जोड़ है, फेविकॉल का जोड़। उनके पूरे फैमिली के अंदर की परिस्थिति आज ऐसी है कि वो सारे मैच्योर लोग हैं, उनको राजनीति किस तरीके से चलाना है वो भली भांति समझता है। और जिस तरीके से हवा बहती है, आंधी बहती है, तो उस तरीके से वो अपना पीठ मोड़ लेते हैं। वो अननेसेसरीली किसको हेड ऑन नहीं लेती है, ये फैमिली ऐसी है। और बहुत मैच्योर लोग है, वो चाहे शरद पवार हो या अजीत पवार भी हो। और उनके फैमिली के अंदर मुझे इतना मालूम है कि कोई ऐसे छिछोरेपन नहीं है और मैच्योर लोग है ये काफी अच्छी तरह से। तो नेचुरली अभी बीच में जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना, ईडी वीडी का जिस तरीके से डर बता दिया, तो इन लोगों ने यही सोचा होगा कि अननेसेसरीली क्यों फालतू में जेल वेल में जाके बैठते या कुछ करते, क्योंकि अब इनकी तो फितरत ऐसी है, आपको भी मालूम है, किसी को भी जेल में डाल देते, किसी को भी। और ईडी का कानून और इस तरीके से बना दिया गया है, तो क्या बोलते हैं उसको कि जब क्या बोलते हैं उसको, जब ये है तो हमारा इसमें कहावत है कि अगर आप डटे रहेंगे वृक्ष के माथी तो टूट जाएंगे, और वही अगर आप ये क्या बोलते हैं उसको घास के तरीके से रहेंगे यानी फ्लेक्सिबल, तो झुक जाएंगे, आदमी निकल जाएंगे और आदमी वापिस से खड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से पवार फैमिली जो है, इनमें बड़ी मैच्योरिटी है और वो अपने अपने हिसाब से, ये ऐसा नहीं है कि जैसा जिस तरीके से कोई फैमिली के अंदर ये हो जाता है और फिर एकदम दुश्मनी, जो कई साल एक माँ से निकले या एक माँ के पेट से निकले हुए जो बच्चे हैं, और उसके बाद में हमने तो कई देखी है पार्टियां और कई लोग देखे हैं कि फिर वो एकदम दुश्मन हो जाते। अरे भैया, पॉलिटिक्स तो आना जाना है, सत्ता आनी जानी है, क्यों आप इस तरीके से करते हो? तो ये सारी बातें जो है पवार फैमिली के अंदर, इतना मैं बोल सकता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना उनके में संबंध है, वो पवार साहब हो गए या अजीत पवार भी हो गए, तो उनको मालूम है कि सत्ता अगर इस तरीके से बनी है जबकि उसके अंदर कोई पर्याय नहीं है, तो ठीक है। हमारे इसके अंदर मराठी में बोलते हैं कि सुसरबाई तुझी पाठ मोह। तो जो हमारे साथ में बैठे हैं वो शायद मराठी वाले है, तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो भली बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब सुसर माने, कहने का मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के भलाई उसकी पीठ जो है वो बड़ी कांटेदार है, लेकिन जब उसकी पीठ पे बैठने का काम पड़ता है तो बोलते कि नहीं नहीं, वाह वाह, क्या बड़ी बड़ी शानदार और बड़ी मुलायम गद्दी है, इस तरीके से वो कहा जाता है। तो ये इसी तरीके से ये फैमिली रहती है और उसी का नतीजा आप देखते हैं कि इनमें काफी इस तरीके से ये होता नहीं है कभी, और ये कभी भी एक आ सकते, इतनी बात ध्यान में रखिए। और पवार साहब का तो आपको मालूम है, वो चाहे अडानी का मामला हो या फिर मोदी का मामला हो, या मोदी के लिए शरद पवार का मामला, जब वो पवार इनको मिलते हैं तो वो किस तरीके से मोदी जी शरद पवार जी की तारीफ करते हैं, हम तो उनकी उंगली पकड़ के राजकारण में आ गए, उस तरीके से बात हुई। बीच में एकनाथ शिंदे का भी जो दिल्ली के अंदर ये हुआ था, उसके अंदर भी ये सारी बातें सामने आ गई थी, और मोदी जी भी उस फंक्शन में थे। तो ये जिस तरीके से सारी बातें होती है, तो और मैं समझता हूँ कि ये मैच्योरिटी की बातें हैं, क्योंकि देखिए इनके यानी ये जो है फिलहाल में जिस तरीके से सत्ता चल रही है, वो सत्ता देखते हुए ये कभी भी बदल सकती है रंग अपने। तो इसलिए क्या हमारे इतने सालों के रिलेशन खत्म करके दुश्मनी पे उतरेंगे, ये तो मैं इमेच्योरिटी की बात समझूंगा।
तो ये पवार फैमिली जो है ये पूरी की पूरी कंप्लीट मैच्योर्ड है। मैंने जिस तरीके से शुरुआत में बोला है कि इनका जो भी ज्वाइंटिंग है वो फेविकॉल का जोड़ जिसको बोलते हैं ना, कि एकदम बॉन्डिंग बहुत पक्का है इनका। तो ये मैच्योर्ड लोग है, एक तरीके से ये कभी भी एक आ सकते हैं, जैसा मौका मिला उस तरीके से पलटी मार के या मौके की नजाकत देख के ये अपने अपनी भूमिका बदल सकते हैं, और बदलना भी चाहिए, ऐसा मैं समझूंगा जी। प्रकाश सर, एक और चीज समझ लूं आपसे, क्या अभी जो मैं फंड की बात कर रहा था, तो आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के ऊपर कर्ज बेतहाशा बढ़ा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में क्या ये वो किया जा रहा है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, भाजपा को भी ये माहौल सूट कर रहा है कि भाई जब ये चीजें अंदरूनी कलह की खबरें चलती रहेंगी, आपस में झगड़े की बातचीत सामने आती रहेगी, तो लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि महाराष्ट्र का कर्ज इतना बढ़ गया है, तो उस पर कोई बात नहीं करेगा, उसमें कोई फिर किसी चीज को किसी भी तरीके से फिर उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपस में खींचतान की जो है वो दिखती रहे, चलती रहे, विधायक भी उसमें लगे रहे, मंत्री भी उसमें लगे रहे, उप मुख्यमंत्री भी उसमें लगे रहे, और मुख्यमंत्री मौन होकर सब कुछ देखता रहे। राम भाई, आपने खुद ही सवाल पूछा और उसका आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 में हमारे स्टेट के ऊपर करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। यानी कहने का मतलब पिछले 50 साल से जो स्टेट चल रहा था उसके ऊपर सिर्फ 50,000 रुपए कर्जा था। और उसके बाद में 2014 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई तो अभी हमारे स्टेट के ऊपर यानी पिछले साल 2024 तक के जो कर्जा था वो 9 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो सोचिए कितना ज्यादा कर्जा सिर्फ 10 साल में उन्होंने बढ़ा दिया। अच्छा, ये कर्जा किस लिए बढ़ा? जो अनवांटेड चीजें थी वो बनाने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पे समृद्धि महामार्ग बनाए, एक एक्सप्रेस वे बनाए नागपुर से मुंबई जाने के लिए। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास में 2 रास्ते थे, नागपुर से वाया अमरावती अकोला करके एक रास्ता, उसके बाद में नागपुर से वर्धा से लेके मेरठ ऐसा करके एक दूसरा रास्ता। 2 रास्ते ऑलरेडी बने हैं और वो रास्ते के ऊपर कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी नहीं और अच्छे रास्ते बने हैं। लेकिन उसके बावजूद अच्छा, उसके बाद में मुंबई जाने के लिए करीब करीब विदर्भ से यानी नागपुर से तो मुंबई के लिए करीब करीब 10 ट्रेन चलती है और बहुत कन्वीनियंट समय पे चलती है, एकदम परफेक्ट। तो इसीलिए कोई यातायात का कोई बड़ा प्रश्न भी था नहीं। नागपुर एयरपोर्ट भी हमारा एक्टिव था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रास्ता बनाया, क्योंकि देखिए 70,000 करोड़ का ये रास्ता बना, 70,000 करोड़ का। अब 70,000 करोड़ का रास्ता बनने के बाद में क्यों बनाया? तो सीधी बात है, अगर नोट बनाने हैं, कमीशन खाना है, तो ये कोई पैसा खाना है तो कोई सरकार के सत्ता में ओहदे में बैठने के बाद में भी कोई तिजोरी में हाथ डाल के पैसा नहीं निकाल सकते। वो नेचुरली पैसा अगर खाना है, नोट बनानी है, कमीशन खाना है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही खाना पड़ेगा। अभी फिलहाल की मैं आपको बात बताता हूं कि अभी जब इनके पास में 9 लाख रुपए कर्जा था और तब यही सत्ता में बैठे थे ना, जो इलेक्शन होने के पहले 2024 में सत्ता में बैठा कौन था? वो जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, पणजी वाया गुवाहाटी, ये जो उन्होंने बनाई सरकार 50-50 करोड़ रुपए देके 50 खो के एकदम होके, तो उसके बाद में जो सरकार थी वो इन्हीं की बनी थी, तोड़फोड़ करके विधायकों को। तो उसके बाद में परिस्थिति क्या हुई कि जब इनको पता था कि स्टेट की हालत क्या है, तो जब मालूम था तो उसके बाद में इन्होंने लाडली बहना की योजना लाई, जिसके ऊपर करीब करीब 40-45 हजार करोड़ रुपए खर्चा होने वाला था, तो ये लाई। और उसी बाद में इन्होंने जो इलेक्शन के अंदर बोला कि भाई अगर हमारी सत्ता वापिस से फिर से आती है तो हम किसानों को ऋण माफी दे देंगे। हमारे स्टेट का जो कुल मिला के कर्जा है किसानों का वो है 80,000 करोड़ के आसपास का, सारे छोटे मध्य प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का मिला के 80,000 करोड़ का। जब आपको मालूम है कि इतना 1,000 करोड़ है, सत्ता में तो आपकी थी, ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई परिस्थितियां छुपी हुई थी, तो आपने खुद डिक्लेयर किया है कि हम सत्ता में जब आएंगे तो आपका जो 7/12 बोलते हैं जमीन का, वो हम आपका कोरा कर देंगे, पूरा का पूरा कोरा कर देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने खुद वादे किए। अच्छा, फडणवीस के कई वीडियोज हैं इसके ऊपर के, इन्होंने जो इनकी जो ये लिखा था इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो लिखा था, उसके अंदर भी इन्होंने राइटिंग में ये दिया है कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तब देंगे। अभी वो मुकर रहे, अभी बोलते पैसा नहीं है। और उसके बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार वो बोलते कि मैंने थोड़ी बोला था। ये बात सही है कि अजीत पवार ने कभी नहीं बोला था, बोला किसने था? वो बोला है फडणवीस ने। अरे लेकिन भैया तुम एक ही पार्टी से लड़ रहे हो, कंबाइन होकर लड़ रहे हो, 3 मिला के साथ में लड़ रहे हो, तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं टाल सकते हो इसी तरीके से। और जब
ये बोलते हैं एक तरफ कि हमारे पास में पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो फिर आपने जो आपके जो अभी स्टेट के जो 8 पे कमीशन लगाना है तो उसके ऊपर भी आप रोक लगा देते भाई पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते, हम इसको अभी स्टे पे डालते। उनको बोल दिया कि हम आपको 8वां वेतन आयोग दे देंगे। तो 8वां वेतन आयोग का मतलब ये है कि साल का स्टेट के ऊपर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा, 1 लाख करोड़ का। उसके बाद में दूसरा तरफ अभी इन्होंने क्या कर दिया कि ये, अच्छा एक बार समझ लो कि ये 8 पे स्केल जो है ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके जो विधायक है वो विधायकों की इन्होंने 25% सैलरी इंक्रीज हाइक दे दिया, जबकि कोई डिमांड नहीं थी, ओवरनाइट विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इस तरीके से बातें चल रही है। ये कम की क्या, अभी मालूम है आपको, ये अभी बोल रहे हैं कि हम अभी शक्तिपीठ महामार्ग बना, एक्सप्रेस वे बनाएंगे, यानी कहां से, नागपुर से तो गोवा, नागपुर से गोवा हमारा कोई आदमी जाता नहीं है, लेकिन उसको नाम दे दिया शक्तिपीठ और वो बोलते हैं कि करीब करीब 5 से 6 जो मंदिर है वो उससे कनेक्ट हो गए। अरे भैया ये जरूरत थोड़ी है, अभी किसान मर रहे हैं, 15 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं। पहले 10 थे, जैसा 28 मार्च को अजित पवार ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई कर्जा माफी ऋण माफी होने वाली नहीं है आने वाले 2-3 साल, तो पहले पैसे भरिए। तो ये किसान जो थे हमारे वो एकदम बेचारे मायूस हो गए, हाय खा गए, और करीब करीब 5 किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, 10 थी तो 15 पे आ गए। अभी 11 डिस्ट्रिक्ट के विदर्भ में 15 सुसाइड डेली हो रही है। और ये कि जब हो रही है कि जब ये लोग पुलिस को सख्त हिदायत है कि फार्मल सुसाइड नहीं लिखने का, अगर कोई सुसाइड करता है, फांसी पे फंदा लटकता है या कोई जहर खा के मरता है तो एक्सीडेंटल डेथ लिखिए। इतनी तो यानी ये हमारी इसमें बोलती है कि ये सूरज ढकने की बात कर रहे हैं, सॉरी मुर्गा ढकने की बात करेगी, ऐसा बताने के लिए कि भाई हमने मुर्गा ढक दिया अभी तो सूरज नहीं निकलने वाला। तो ऐसा है कि ये सारी बातें जो है ये सारी लोगों को चिढ़ है और बहुत ज्यादा इस तरीके से लोग अभी रास्ते पे उतरने वाले हैं। हमने एक अभियान छेड़ के रखा है, मैं आपके माहिती के लिए बताऊंगा कि ये कर्जे मुक्ति का अभियान हमने अभी किसानों को बोला है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना होगा। लाखों किसान इसके अभी अर्जी दाखिल कर रहे हैं और हमने किसानों को बोला है कि सरकार देने वाली नहीं, लेकिन आप अर्जी भरिए, उसकी लिस्ट बनवा के हम सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में जाके याचिका दाखिल करेंगे कि ये इन्हीं की करतूतें है कि किसान इतना मर गया है। सोयाबीन जो हमने किसानों ने 2 साल पहले 8 से 10 हजार में 9 हजार में बेचा था, वो किसान 4 हजार में बेच रहा है। हमारा कॉटन का बेल्ट है, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं उसको, वो व्हाइट गोल्ड 2 साल पहले किसानों ने, मैंने खुद 12 हजार में बेचा है भाई। वो कपास लोग अभी 6 हजार में 7 हजार में बेच दिया लोगों ने, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये, और खर्चा बढ़ गया। मेन बात क्या है कि ये तो एक तो कृषि उपज के दाम लगा दिए इन्होंने, एक तरह पे खुद ही बोलते, और उसके बाद में तो ये जो सारी बातें चल रही है तो इसके कारण लोगों में बड़ा असंतोष है और इसका कभी भी स्फोट हो सकता है। इसीलिए हमारे स्टेट के अंदर आपको मालूम है कभी जन सुरक्षा बिल लाने वाले हैं ये लोग। ये इसको शशि सोनवणे को काफी अच्छी तरह से मालूम है, इसके बारे में नागेश भाई भी हमारे बता सकते हैं, तो काफी ताल्लुक रखते हैं। शशि तो डे टू डे मंत्रालय के संपर्क में रहता है, उनको भी मालूम है क्या होने वाला है। तो ये ऐसी सारी बातें चल रही है जी।